जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज हम जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो मॉक टेस्ट नंबर 5 है आपके इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए, जो आपके सितंबर माह के अंदर होने वाला है। तो 5th मॉक टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो 4 मॉक टेस्ट किए हैं हो चुके हैं, उनकी जो पीडीएफ है आपको जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। ओके, तो ये जो मॉक टेस्ट में लेके आए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो रिस्पॉन्स आप सभी जो द्वारा दिया गया उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया देखिए, मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बारावफात। तो जीके के क्वेश्चन है, तो इनको हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? मेवाड़ क्षेत्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चाकसू में स्थित शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। वैशाख पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण 8, चैत्र शुक्ल 2, वैशाख शुक्ल 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण। तो एग्जाम के अंदर एक आपके विक्रम संवत से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आपको ये सारे के सारे जो माह है वो आपके क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसका अवतार माना गया है? शिव का, विष्णु का, वरुण का और सूर्य का। क्या आंसर हो जाएगा इसका? विष्णु का। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी? पाबूजी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी और गोगा जी। क्या है इसका आंसर? तेजा जी। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ज़्यादातर जीके के अंदर, जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हुई एग्जाम के अंदर, वो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए? 8, 6, 3 और 9। क्या हो गया इसका आंसर? 3। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले? आहट, बीनमाल, बयाना और विराटनगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बयाना। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम क्या है? द्रविड़ शैली, गांधार शैली, पारसी शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुर्जर प्रतिहार शैली। निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? 1510, 30, 9 और 27। तो इसका आंसर क्या है आपका? 1530 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे ये? गुरु गोविंद गिरी। मेजा बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? कोठारी, बनास, लूनी और सुकड़ी। क्या है इसका आंसर? कोठारी नदी। निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका सभी ने आपने सही आंसर दिया है, वो है बांसवाड़ा। निम्न में से 56 पहाड़ियाँ स्थित है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर। तो ये किसके मध्य है? बाड़मेर, है ना। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये बाड़मेर के अंदर है आपके। फिर देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है आपके यहाँ पे, निम्न में से कावो झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अलवर, जैसलमेर, नागौर और जयपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसलमेर। कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? भूरी कछारी मिट्टी, काली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मोटिव ऑफ ई श्रम पोर्टल। तो देखिए जो ई श्रम पोर्टल है ना, वो आपका सेंटर गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल। किसने लॉन्च किया? आपके सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, न कि स्टेट गवर्नमेंट का। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जो ई श्रम पोर्टल है वो आपका सेंटर गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है। और ये जो मेनली आपका बनाया गया है वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए बनाया गया है। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं ना, जिनका कोई फिक्स काम नहीं है कि भाई यही करेंगे, खुला काम जो करते थे, उनके लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जिसके अंदर आप ये ई श्रम की जो पोर्टल है, गूगल पे आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगी। वहाँ पे बहुत सारे जो लेबर्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो भी योजना है उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वो वहाँ पे इनको डायरेक्ट मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नाटो। नाटो वैसे हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रिसेंट 1.5 साल से, जहाँ जिसके कारण क्या हो रहा है? यूक्रेन और आपके रशिया के अंदर युद्ध हो रहा है। तो सबसे पहले आप अगर नाटो के बारे में अगर आप देखेंगे तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है ये आप सभी को पता होनी चाहिए। तो जो आपकी नाटो की फुल फॉर्म है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या है? यूरोपियन देशों का एक संगठन है ये, ठीक है, जिसके अंदर यूरोपियन देश आते हैं, जिन्होंने क्या बन के एक ये संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या है?
नाटो। इसका मतलब क्या है, अगर इनमें से छोटे छोटे 30-32 जो भी ये कंट्री है उनके ऊपर कोई भी बाहर से आक्रमण करता है किसी भी एक देश के ऊपर, तो ये समझा जाएगा कि इन 30-32 देशों के ऊपर आक्रमण किया गया है। तो ये सारे के सारे देश मिलकर अब क्या करेंगे, उस देश के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कूटनीतिक चाल है अमेरिका की, किसके खिलाफ, रशिया या जो भी एशियाई जो कंट्रीज है उनके खिलाफ। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नाटो की, क्या है ये, इट इज़ ए मिलिट्री अलायंस, तो बिल्कुल ये एक सैनिक गठबंधन है, ये ट्रू है। आपको क्या पूछा है, नॉट ट्रू, इसका मतलब जो आंसर फॉल्स होगा वो हमारा होगा। इट्स हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, यस इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड जर्मन, यहाँ पे देखिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश तो है, पर यहाँ पे जर्मन की जगह क्या है, यहाँ पे फ्रेंच है। क्या है, जर्मन की जगह फ्रेंच है। तो ये क्या हो गया, इस टाइम हमारा फॉल्स हो गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। इट वॉज फॉर्म्ड इन 4 अप्रैल 1949, ठीक है ये बिल्कुल ट्रू है आपका। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है, कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये जो आपकी है 18 से 40 साल, क्या है 18 से 40 साल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन रिसेंटली लॉन्च चैट जीपीटी। ये भी देखिए अभी एक बिल्कुल करंट टॉपिक है चैट जीपीटी का, और इससे क्वेश्चन मुझे लगता है आने के 100% चांस है। चैट जीपीटी के बारे में जितना भी हो आप पढ़ के जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको जरूर देखने को मिलेगा चैट जीपीटी से। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो फुल फॉर्म क्या है जीपीटी का, जनरेटिव पोस्ट ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसपोंडर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, या जो लास्ट वाला जो भी दिया हुआ है आपके, तो इसका आंसर ये है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसका आंसर क्या है आपके, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ध्यान रखना चैट जीपीटी का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक एआई बेस्ड आप मान लीजिए मशीन है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी आप क्वेरी डालते हो, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो ये क्या करेगा, इंसानों की तरह से आपको जवाब देगा। ठीक है ना। आप कुछ भी डालो, व्हाट इज़ चैट जीपीटी, या आप पूछ सकते हो इन्फॉर्मेटिक्स एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सबका आंसर ये देगा, ध्यान रखना। तो चैट जीपीटी मोस्ट पावरफुल एआई मशीन लर्निंग बेस्ड टूल है आज के समय के अंदर, जो किसके कोलैबोरेशन में बनाया गया है, आपके माइक्रोसॉफ्ट के, ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वेयर वॉज द 67 स्टेट लेवल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज। ये आपके 67 सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये है आपके बीकानेर में। तो ये करंट के क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जाम पेपर बिल्कुल आपके ये जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, बिल्कुल आपके करंट जीके का भी ध्यान रखा गया है, इसी के साथ आपके जो आईटी के अंदर नई अभी क्या चल रही है उसके बारे में ध्यान रखा गया है, पुरानी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है, लेवल का भी ध्यान रखा गया है। तो बहुत ही बैलेंस क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट के अंदर। मैं जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहा हूँ उसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई एक ही तरह के क्वेश्चन, एक ही सब्जेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए, दूसरे का ही नहीं, बिल्कुल बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। अब आपको रिमोटली कंप्यूटर में लॉग इन करना है, तो उनमें से कौन से कंप्यूटर का आप यूज़ करो, कौन से प्रोटोकॉल का आपका यूज़ होगा, IMAP, HTTP, SMT और टेलनेट। तो किसका होगा, टेलनेट। टेलनेट का यूज़ करते हैं रिमोट, दूर से अगर हमें किसी कंप्यूटर में ऑपरेट करना हो या लॉगिन करना हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन सभी के प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए किसका क्या फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो बनाना है, उसके लिए किसका यूज़ करोगे आप, MS पावर पॉइंट। किसका करोगे, MS पावर पॉइंट का। विच काइंड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी कंसर्न इंक्लूड समवन लिस्टिंग टू योर प्राइवेट। ये हिंदी पढ़ लेते हैं। किस प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा आपके कमरे में गुप्त माइक्रोफोन के साथ या आपके कमरे की खिड़की के पास भौतिक रूप से खड़े होकर आपकी निजी चर्चा को सूचीबद्ध करना शामिल है। मतलब आप जो भी बोल रहे हो उसको ये सुन रहा है। इस तरह की जो हरकत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के अटैक को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के अटैक को हम क्या बोलेंगे, इवाज ड्रॉपिंग। ध्यान रखना इवाज ड्रॉपिंग, इसका मतलब क्या होता है, दूसरों की बातों को सुनना। क्या हो गया इसका मतलब, दूसरों की बातों को सुनना। ठीक है। तो इसका और भी नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्निफिंग और स्नूपिंग। क्या बोलते हैं, स्निफिंग और स्नूपिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे इंट्रूजन का प्रॉब्लम क्या मतलब क्या हो गया,
मेलिशियसली कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर सिस्टम को अगर ऑथोराइज करता है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रूजन प्रॉब्लम। मतलब क्या है, ये आपका सिस्टम है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, आपने इसको कोई राइट नहीं दे रखे कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर ताक झाक करे, पर उसके बावजूद भी एक इलीगल तरीके से, क्या इलीगल तरीके से ये आपके कंप्यूटर को क्या करता है, इंट्रूड करता है, इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो इससे क्या बोलते हैं हम, इंट्रूजन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे क्या होता है, वायरस आपके कंप्यूटर में डाल सकता है, या ट्रोजन वॉर्म डाल सकता है, लॉजिक बॉम्ब इंस्टॉल कर सकता है। तो बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं। ओके, डिनाइल ऑफ सर्विसेज को मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके अंदर क्या होता है, ये आपका सर्वर है और इसके ऊपर क्या होता है, ये जो क्लाइंट है या इंट्रूडर बोल सकते हैं, वो बहुत सारे एक साथ बहुत सारे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है। किसके पास भेजता है, सर्वर भेजता है। तो सर्वर क्या करता है, इन मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी हैंग की सिचुएशन हो जाती है, या इन एक एक करके सारी की सारी रिक्वेस्ट क्या हो जाती है, आपकी क्यू के अंदर हो जाती है। तो इस केस के अंदर एक ऑथेंटिकेट यूज़र है जो इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, ये इसको टाइम नहीं दे पाते, क्या बोलता है, आप बाद में आना, अभी मेरे पास पहले की रिक्वेस्ट उनको सोल्व करूँगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। मतलब जो एक ऑथोराइज यूज़र है उसको तो आप सर्विसेज नहीं दे रहे हो, जबकि एक हैकर है जिसने आपको फेक सर्विसेज भेजी, उसको आप हैंडल कर रहे हो। ये क्या है आपका, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते, देखिए क्या दिया हुआ है। बोर्ड रेट बिलोंग टू कंप्यूटर स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र, कंप्यूटर वेट और नेटवर्क स्पीड। बोर्ड रेट किसे बिलोंग करता है, तो ये आपकी है डेटा ट्रांसफ़र। जिस स्पीड से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड रेट। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक बोर्ड रेट का फॉर्मूला है, बोर्ड इक्वल टू 2 स्टार बिट रेट। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब पूछा है सर्ट के बारे में। सर्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो सर्ट की फुल फॉर्म क्या है आपकी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब सर्ट का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सर्ट क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ग्रुप है। क्या है आपके, यूँ मान लीजिए आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट का क्या है, ग्रुप है, जो क्या करता है, आपके जो भी डेटा हो उनको प्रोटेक्शन, जो भी डेटा है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। देखिए, इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेक्शन ऑफ रेस्पॉन्ड टू एन ऑर्गेनाइज साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। जो भी आपके साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये सर्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये अलग अलग आपको सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड डिसाइड करता है और वो बोलता है कि भाई आप आपके सिस्टम में ये चीज़ें इंस्टॉल कीजिए, जिससे आप क्या हो पाओगे, आप हैक नहीं हो पाओगे किसी हैकर द्वारा, और आपका डेटा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिक्योरिटी के मामले, उनके एक ग्रुप है जो बताता है कि भाई आप इन चीज़ों का यूज़ करो तो आपका डेटा क्या होगा, हैक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस की सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है। देखिए, प्लॉटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सारे किसमें प्रोवाइड करता है, आपके हार्ड कॉपी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मॉनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग वैलिड ईमेल एड्रेस। यहाँ देखिए, वैलिड ईमेल एड्रेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ईमेल एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव। क्या आपके ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं क्या। मैं लिखूँ या abc@gmail.com या abc@gmail.com, क्या दोनों एक ही है, अलग अलग है। ये दोनों आपके क्या एक ही है, इसका मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ईमेल एड्रेसेस आर नॉट यूनिक। क्या ईमेल एड्रेस यूनिक नहीं होते हैं, ये फॉल्स हो गया। ईमेल एड्रेसेस कैन हैव हाइपर, ये हाइपर टेक्स्ट है ना, ये हाइफन एज अ फर्स्ट कैरेक्टर, ये अंडरस्कोर होता है ना, उसके लिए बोले क्या इसका फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। हाइफन के बारे में बोल रहा है, सॉरी। स्पेसेस आर अलाउड बिटवीन कैरेक्टर्स इन एन ईमेल एड्रेस। क्या स्पेसेस अलाउ है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A_BC, नहीं, अलाउ नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राउटिंग and addressing packets of data so that they can travel across the network and reach the correct destination। नियमों के बारे में पूछा गया है कि ऐसा जो हम नियम बनाते हैं जिसके कारण क्या होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका पैकेट पहुंच जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल बोलेंगे। प्रोटोकॉल का मतलब ही यही है, सेट ऑफ रूल्स। सॉरी, मॉडल का मतलब क्या हो गया, अब जैसे आपके ATM मॉडल है, X.233 मॉडल है, इसके अलावा आपका OSI ISO मॉडल है, इसके अलावा TCP IP मॉडल, ये सबके आपके अलग मॉडल्स हैं। ये आपको क्या बताते हैं, भाई सोर्स से आप डेस्टिनेशन के पास डेटा भेजोगे तो आपको किन किन नियमों का ध्यान रखना है। टोपोलॉजी क्या हो गई, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, मतलब आप क्या बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हो, क्या आप स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हो, क्या आप मेश टोपोलॉजी का यूज़ करते हो, क्या आप रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पजल वाला क्वेश्चन है, इसको हम 1 बाय 1 सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपके स्टेज के अंदर दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCDE और F 6 व्याख्यान मतलब लेक्चरार रविवार से शनिवार तक 7 दिनों की अवधि में प्रतिदिन एक एक लेक्चर के हिसाब से निम्नलिखित अनुसार क्रम में लेक्चर देते हैं। तो ये रविवार से शनिवार तक मैंने लिख लिया है। अब हम 1 बाय 1 इसको सोल्व करेंगे। देखिए, एक का आयोजन गुरुवार को नहीं किया जाना है, मतलब एक का आयोजन गुरुवार को नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ एक तो पहले, ठीक है। तो ए का नंबर गुरुवार को नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, ए को हमें गुरुवार में नहीं रखना है, ठीक है, ये हो गया। सी का आयोजन एफ के तत्काल बाद किया जाना चाहिए, ठीक है, सी का आयोजन एफ के तत्काल बाद किया जाना है, पर कहाँ करना हमें पता नहीं, तो यहाँ सी लिख लिया और यहाँ ऊपर एफ लिख लिया। तो एफ के तत्काल बाद किसका आयोजन होगा, यहाँ पे सी का आयोजन होगा। ओके, चलिए सेकंड हो गया, ई और डी के बीच 2 दिनों का अंतराल होना चाहिए। ई और डी के बीच 2 दिनों का अंतराल होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख लूँ ई और ये 2 दिन छोड़ दिए और डी, या मैं क्या लिख सकता हूँ, डी 2 दिन छोड़ दिए और ई, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये भी हो गया। किसी एक दिन कोई भी एक व्याख्यान नहीं होगा, मतलब किसी एक दिन छुट्टी रहेगी कुल मिला के, उसके ठीक पहले दिन डी का आयोजन होगा। ये ध्यान रखना, उसके ठीक अगर हॉलीडे होगा तो उससे पहले क्या होगा, आपका डी होगा। मतलब यहाँ मैं बोल दूँ डी के बाद हॉलीडे होगा, तो अगर यहाँ पे अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो डी के बाद क्या होगा, यहाँ पे हॉलीडे होगा, ठीक है। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन अगर हम लेंगे आगे चल के, तो ये जो एक दिन है वो क्या होगा, आपका हॉलीडे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई थी, शुक्रवार वो दिन नहीं है, मतलब शुक्रवार को कभी भी हॉलीडे नहीं होगा, तो यहाँ मैं काट दूँ यहाँ पे, और शुक्रवार को कभी भी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है, ये भी हो गया। बी का आयोजन मंगलवार को किया जाना चाहिए। अब मंगलवार को किसका आयोजन होना चाहिए, बी का, और उसके ठीक बाद डी का आयोजन नहीं होना चाहिए, बी के नेक्स्ट डी का आयोजन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है पजल का, तो आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बार टर्म यूज़ हुई है उसको लेना था। सबसे ज़्यादा बार किसका यूज़ हुआ, डी का यूज़ हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी को सेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं, क्या डी यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही मना करा गया, ठीक है। क्या मैं डी को यहाँ रखता हूँ, यहाँ गुरु की जगह रख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ये जो मार्क कर रहा हूँ वहाँ मैं डी को रख सकता हूँ क्या, यहाँ पे अगर डी को अगर मैं रखता हूँ, और अगर ये फर्स्ट वाला अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ, तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे डी आ जाएगा तो डी के बाद हॉलीडे नहीं होना चाहिए, पर डी के बाद यहाँ पे हॉलीडे है, इसका मतलब इस जगह पे डी आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। चलो अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन का यूज़ करता हूँ, देखें डी के बाद क्या है, यहाँ पे हॉलीडे और वापस डी के बाद हॉलीडे, इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं आ सकता और ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज़ नहीं आ सकता इस जगह। चलिए अब हम शुक्रवार की ओर चलते हैं, क्या शुक्रवार को मैं डी रख सकता हूँ, चलिए कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर मैं डी रखता हूँ तो डी के नेक्स्ट दिन क्या होना चाहिए, हाँ हॉलीडे, ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, तो डी के नेक्स्ट दिन क्या हो सकता है, हॉलीडे, चलिए रख दीजिए। और 2 दिन पहले क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ई होना चाहिए, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं, इससे 2 दिन पहले ई होना चाहिए, पर मंगलवार में देखिए ऑलरेडी बी है, इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ओके, और ना ही डी यहाँ रख सकता हूँ। अब चलिए डी वाला कॉम्बिनेशन के अंदर ये वाला यूज़ करते हैं शुक्रवार के अंदर, तो डी रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हॉलीडे हो गया, पर अगले दिन छुट्टी है और उसके अगले दिन ई है, पर यहाँ पे देखिए और दिन है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, डी में यहाँ पे भी नहीं रख सकता हूँ। तो ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई आपको कि डी आप यहाँ पे भी नहीं रख सकते हो, यहाँ पे भी नहीं रख सकते हो और यहाँ पे भी नहीं रख सकते हो। चलिए अब हम कोशिश करते हैं
कि डी को हम क्या करते हैं, ऊपर वाले दोनों जगह रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मान लेता हूँ कि डी को मैं कहाँ रखता हूँ, अलग से करता हूँ, डी को मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं डी यहाँ रखता हूँ तो डी के बाद होना चाहिए हॉलीडे, पर यहाँ पे बी आ रहा है, इसका मतलब मैं डी यहाँ पे भी नहीं रख सकता हूँ। तो यहाँ से भी मैं डी हटा देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक कम्बिनेशन बचा है डी का, वो क्या कर सकता हूँ, मैं डी को कहाँ रखूँगा, यहाँ पे। चलिए डी को अगर यहाँ रखता हूँ तो उसके नेक्स्ट डे क्या आना चाहिए आपके, हॉलीडे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे डी, अगर ये वाला कम्बिनेशन हम लेते हैं तो डी से पहले 2 दिन होने चाहिए, पर यहाँ पे कोई दिन नहीं है, इसका मतलब ये वाला कम्बिनेशन हम ले ही नहीं सकते हैं। अब बचा हमारा ये वाला, ये फिट हो रहा है क्या, डी हॉलीडे बी जो एक दिन में आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ई। ठीक है भाई, हमारे ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास डी हो गया, और हमारे पास बी हो गया, और हमारे पास ई हो गया। अब देखिए एक चीज़ और दी हुई है, एफ़ के बाद जस्ट सी आना चाहिए। तो अगर मैं कोशिश करूं, क्या मैं एफ़ यहाँ रख सकता हूं क्या, अगर मैं एफ़ यहाँ रखता हूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास, सी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर मैं एफ़ यहाँ रखता हूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। क्या ये सेट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये एफ़ के बाद सी यहाँ पे सेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और बचा हो, तो ए आप यहाँ रख नहीं सकते, ठीक है ना, ए आप क्या यहाँ पे रख नहीं सकते, और अगर ए यहाँ पे रखते तो एफ के बाद सी ऑप्शन होगा नहीं, तो ए कहाँ रख सकते हो आप, सिर्फ यहाँ पे रख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कम्बिनेशन बन चुका है। अगर आप सभी के ये कम्बिनेशन अगर बन गया है तो आप सभी के आंसर आराम से आ गए होंगे। तो मैंने देखा है बहुत कम स्टूडेंट ने किया है, तो अगर आप ध्यान से करोगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए सी और डी के बीच कितने व्याख्यानों का आयोजन किया गया है बताइए। सी और डी के बीच कितने लेक्चर ऑर्गेनाइज किए गए, 1 2 3 4। तो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, वापस देखिए, सी और डी के बीच कितने लेक्चर का यहाँ पे आयोजन किया गया है, सी और डी के बीच 1 2 3, और एक यहाँ पे क्या हॉलीडे, इसका मतलब क्या थर्ड आंसर है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आप आंसर आराम से लगा सकते हो देख देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से इस श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान कौन सा होगा, अंतिम व्याख्यान क्या है वहाँ पे ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्यानों के आयोजन के संपूर्ण क्रम को ज्ञात करने के लिए कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है। क्या इनमें से ऐसा कोई है जिसकी ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई सी एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है, सारी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी अपेक्षित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्याख्यान एफ का आयोजन किस दिन किया जाएगा। एफ का आयोजन देखिए, लेक्चर का आयोजन किस दिन किया गया, अगर हमने जो टेबल बनाई उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो इसका आंसर क्या है, गुरुवार। तो अगर आपकी ये टेबल बन गई है तो फिर तो आप सभी के आंसर वैसे ही लगा दोगे। कौन से दिन कोई भी व्याख्यान नहीं है, वो कौन से दिन नहीं है, सोमवार को कोई भी आपके लेक्चर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पजल वाला जान पूछ करके मैंने दिया है आपको, वैसे एग्जाम के अंदर आपके चांसेस बहुत कम है इसका आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फाइल इज ऑर्गेनाइज सो दैट ऑर्डरिंग ऑफ डेटा रिकॉर्ड इज द सेम एज और क्लोज टू द ऑर्डरिंग ऑफ डेटा एंट्रीज इन सम इंडेक्स सच एन इंडेक्स कॉमनली नोन एज। ये क्या बोल रहा है, एक फाइल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि भाई इंडेक्स के अंदर जो ऑर्डरिंग का क्रम है उसी क्रम के अंदर यहाँ पे उस फाइल के अंदर भी क्रम है। जैसे इंडेक्स के अंदर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी उसी तरीके से इसी ऑर्डर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये टेबल है, आप उसको याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ऑर्डर्ड, ठीक है, ये मैं भी आपको समझा दूंगा। फिर यहाँ पे लिखिए आप प्राइमरी, और यहाँ पे आप लिखिए क्लस्टर। ये सारे के सारे इंडेक्स है ना, और ये आपके पास हो जाएगा स्पार्स, और इसको लिखिए आप स्पार्स। फिर देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सेकेंडरी, और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डेंस, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, डेंस। और यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, ये ऑर्डर्ड है और ये है आपके अनऑर्डर्ड। एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये है आपकी की, और ये है आपकी नॉन की। ठीक है, तो देखिए मैं इससे आपको क्या समझ में आएगा ये समझिए थोड़ा सा आप।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपको कैसे देखना है इसको, क्या कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपके जो इंडेक्स के अंदर अरेंजमेंट आपका ऑर्डर्ड है और की फॉर्म के अंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडेक्सिंग, और क्या बोलेंगे, स्पार्स मैट्रिक्स या स्पार्स टेबल बोलेंगे। ध्यान रखना, अगर आपकी जो टेबल है वो ऑर्डर्ड वे में है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, स्पार्स। ध्यान रखना, ऑर्डर्ड टेबल, ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग को क्या बोलूँगा, स्पार्स। अगर वही आपकी टेबल है, इंडेक्स है, अगर अनऑर्डर्ड है तो उसमें क्या बोलूँगा, डेंस। देखिए यहाँ पे अनऑर्डर्ड क्या बोलेंगे, डेंस। पर अगर ध्यान रखना ऑर्डर्ड के अंदर की के मतलब रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, प्राइमरी। और ऑर्डर्ड के अंदर वही नॉन की है तो क्या कहलाएगा, क्लस्टर्ड। फिर अनऑर्डर्ड के अंदर की है तो सेकेंडरी, और अनऑर्डर्ड के अंदर नॉन की है तो भी क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी इंडेक्सिंग कहलाएगी। तो देखिए एग्जांपल की तुम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड और प्राइमरी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया डेटा आपके, जैसे आपके डेटा कर रखा है 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, आपके ऑर्डर्ड भी है 1 2 3 4 क्रम के अंदर, और की भी है, रिपीटेशन नहीं है। अब ऑर्डर्ड प्लस नॉन की का मतलब क्या हो गया, आपके इस तरह से इंडेक्सिंग है 1 1 2 2 3 3। ऑर्डर तो है भाई, बढ़ते हुए क्रम में तो है, पर रिपीटेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर इंडेक्सिंग। अब अनऑर्डर और सेकेंडरी के अंदर हम बात करें तो ये किस तरीके से हो जाएगा, आपके 3 1 2 5 4। देखिए डेटा तो यूनिक है पर ये क्या है, अनऑर्डर्ड वे के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंडेक्सिंग। और अगर हम यहाँ पे बात करें और ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 3 3 1 1 2 2 5 5। अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन है अगर नॉन की के अंदर तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी और डेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आप समझिए। एक फाइल को व्यवस्थित किया जाता है ताकि डेटा रिकॉर्ड के क्रम को कुछ इंडेक्स में डेटा प्रविष्टियों के ऑर्डर के समान या उसके करीब हो। अ फाइल इज ऑर्गेनाइज सो दैट ऑर्डरिंग ऑफ डेटा रिकॉर्ड इज सेम। देखिए ऑर्डरिंग ऑफ डेटा रिकॉर्ड सेम इज क्लोज टू द ऑर्डरिंग ऑफ डेटा एंट्रीज इन सम इंडेक्स। मतलब जो रिकॉर्ड्स की एंट्री आपकी इंडेक्स की एंट्री के समान है, ऑर्डर्ड वे के अंदर। देखिए ऑर्डर्ड वे के अंदर ये दी हुई है, ठीक है। अब ऑर्डर्ड वे के अंदर दी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी स्पार्स है। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं दिया हुआ है कि भाई ये की का यूज़ कर रहे हैं या नॉन की का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि भाई ये प्राइमरी की या क्लस्टर की का यूज़ कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी इंडेक्सिंग या क्लस्टर इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पार्स। क्या हो जाएगा, स्पार्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, इस टेबल से कई बार घुमा घुमा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी न्यू प्रोसेसेस विल बी क्रिएटेड इन केस अ प्रोसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है इस कोड को तो कितने कितने चाइल्ड प्रोसेस बनेंगे, कितने नए प्रोसेस बनेंगे। तो देखिए फोक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी एक फोक जो है फंक्शन जो ये फोक आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये अपने चाइल्ड किस फॉर्म में बनेगा, 2n-1। और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फोक फंक्शन। देखिए यहाँ पे कितने फोक फंक्शन, 1 2 3, कितने फंक्शन है यहाँ पे, 3 फंक्शन है फोक के, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2n-3 दैट इज 8-1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल टर्मिनल। अगर आपको कितने यूज़र लॉगिन है इंडिविजुअली उसके बारे में जानना है तो कौन सा कमांड का यूज़ करेंगे, वो होता है आपका who am I। तो ये क्या बताता है, लिस्ट ऑफ कंकरेंटली लॉग्ड इन यूज़र। अभी कितने यूज़र लॉगिन है, ये क्या बताएगा आपको, लिस्ट ऑफ कंकरेंटली लॉग्ड इन यूज़र। अभी कितने यूज़र है लॉगिन उसके बारे में बताएगा। देखिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बोल रहा हूँ तो मेरे गले के अंदर क्या बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, इसलिए वीडियो जो आपका सोल्यूशन टाइम पे नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट देखिए PWD, इसकी फुल फॉर्म क्या आपकी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या बताएगा, अगर आप इस कमांड का यूज़ करते हो तो अभी आप किस डायरेक्टरी के अंदर हो उसकी
उसका क्या बताएगा, ये पाथ बताएगा। और वो कहाँ से बताएगा, रूट डायरेक्टरी से। कहाँ से बताएगा, रूट डायरेक्टरी से। ये नहीं, यहाँ पे देखिए विच। अब विच कमांड के बारे में देखिए क्या बताएगा, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है उनकी लोकेशन बताएगा। क्या बताएगा, इज टू आइडेंटिफाई लोकेशंस ऑफ एग्जीक्यूटेबल। जो भी एग्जीक्यूटेबल है उन सब की क्या बताएगा, आपको लोकेशंस बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। अब ये पूछा कि इनमें डेडलॉक की कंडीशन कौन कौन सी है। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट। देखिए मैं आपको समझाना तो काफ़ी डिटेल में चाहता हूँ, फिर मेरा गला सही काम ही नहीं कर रहा है। 2 दिन वैसे डिले हो चुके हैं, हम इसको कब से अपलोड करना था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, जैसे ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहा है, सारे प्रोसेस इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई सब प्रोसेस चाहते हैं ना भाई मेरा काम जल्दी हो जाए। ओके, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, एक बार में एक प्रोसेस ही अंदर जाएगा। तो अगर एक बार में एक प्रोसेस अंदर जाएगा तो बाकी दो को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। एक बार में एक प्रोसेस अंदर जाएगा, दूसरे को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, जब तक एक प्रोसेस अंदर है दूसरे वाले प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, एक बार में एक ही जाएगा। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है, दूसरा एग्जीक्यूट हो रहा है पहले एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। नो प्रीम्पशन का मतलब क्या है, देखिए राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, जैसे 3 प्रोसेस है तो उसके सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट हुआ, इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए हमने एग्जीक्यूट किया, उसको प्रिम्प्ट कर दिया। फिर P2 प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट किया मान लीजिए 2 सेकंड के लिए, इसको प्रिम्प्ट कर दिया। फिर P3 प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट किया और उसको 2 सेकंड में प्रिम्प्ट कर दिया। उसके बाद फिर से किसका नंबर आएगा, P1 का। इस तरीके से क्या होता है, राउंड रॉबिन के अंदर कुछ अंतराल के अंदर एक एक बार सभी प्रोसेस का नंबर आ जाता है, ताकि यहाँ पे कोई स्टार्वेशन की प्रॉब्लम ना हो। पर अगर डेडलॉक की सिचुएशन तभी होगी जब भी प्रीम्पशन नहीं होगा। उस केस के अंदर क्या होगा, जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक किसी और प्रोसेस की बारी नहीं आएगी। तो ये भी आपकी डेडलॉक की कंडीशन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की भी कंडीशन है, होल्ड एंड वेट की भी है और नो प्रीम्पशन की भी है। सर्कुलर वेट का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ कोई रिसोर्सेस है, ओके ये रिसोर्स R1 P1 प्रोसेस को अलोकेट हो चुका है, और यहाँ क्या है प्रोसेस P2, ये क्या कर रहा है, इस R1 रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ये क्या हो गया आपके पास, रिक्वेस्ट, और ये क्या हो गया, अलोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक और रिसोर्स है R2, और ये R2 किसे दे दिया गया है, आपके प्रोसेस P2 को दे दिया गया है। और P1 क्या कर रहा है, अब R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब तक आपका प्रोसेस R2 P1 को रिलीज R2 P2 को रिलीज नहीं करता, जब तक P2 प्रोसेस R2 रिसोर्स को रिलीज नहीं करता, तब तक वो क्या P1 को नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। जब तक P2 प्रोसेस R2 को रिलीज नहीं करता तब तक इस P1 प्रोसेस को R2 नहीं दिया जा सकता। सेम केस यहाँ पे, जब तक P1 प्रोसेस R1 को रिलीज नहीं करता तब तक P2 कोई रिसोर्स नहीं एलोकेट कर सकते हम। तो ये सिचुएशन क्या हो गई आपकी, डेडलॉक, सब आपस में क्या गूथे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर वेट। क्या बोलते हैं, सर्कुलर वेट। तो ये चारों की चारों कंडीशन किसकी है, आपकी डेडलॉक की। इसका आंसर क्या हो गया, ऑल 39। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस बार बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। पेज फोल्ड देखिए यहाँ पे, पेज फोल्ड अकर्स व्हेन। अब पेज फोल्ड कब होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए पेज फोल्ड क्या होता है, मान लीजिए ये आपका है CPU है, और ये क्या आपकी मेन मेमोरी, और ये क्या आपकी सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस है उनको ब्रेक करके कहाँ लाया जाता है, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए इस पी प्रोसेस को मैं अलग अलग नाम दे रहा हूँ, P1, P2, P3 और P4। मान लीजिए सीपीयू ने किसी पेज की रिक्वेस्ट की है, ठीक है, पेज मान लीजिए पेज की रिक्वेस्ट की है, और वो पेज उसने कहाँ देखा, मेन मेमोरी के अंदर, और वो मिल गया, तो इसे क्या बोलते हैं, पेज हिट। और मान लीजिए कोई पेज है जिसको सीपीयू ने ढूंढा कहाँ पे, मेन मेमोरी के अंदर, वो नहीं मिला, उसे हम क्या बोलेंगे, पेज मिस। तो हमेशा पेज फॉल्ट अगर कब होगा, जब आपका पेज मेन मेमोरी के अंदर नहीं होगा। क्या, मेन मेमोरी के अंदर नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब जब भी आपको निकालना है, उसका सीधा सा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, आपके अगर कोई डायग्राम के अंदर कोई चीज़ ऊपर की ओर जा रही है तो जल प्रतिबिंब में उसको हम किस साइड घुमाएंगे, नीचे की ओर। ठीक है, और कोई नीचे की ओर जा रही है तो उसे हम किस साइड घुमाएंगे, ऊपर की ओर। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर इसका मैं जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो जस्ट इसका ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बॉक्स है, वैसे बिल्कुल सिंपल है, ये चारों बॉक्स बना दिए। अब देखिए यहाँ पे एरो नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, उल्टा ऊपर की ओर। तो एरो मैं कैसे बना दूंगा, इस तरीके से बना दूंगा, ऊपर की ओर। और यहाँ पे देखिए दोनों बटन है नीचे की ओर है, तो इसमें क्या बनूंगा, ऊपर की ओर बना दूंगा। तो जल प्रतिबिंब बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस तरह का हमारा मैच कौन सा हो रहा है, ये नहीं, ऊपर की ओर दोनों है, और उसके अंदर ये वाला, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो जल प्रतिबिंब के अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया था मैंने, तो ये भी आप सबने कर लिया है। देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे, ये पूरा पेपर है, और इस एरो का मतलब क्या है कि इसको हाफ हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। इस एरो का मतलब क्या, हाफ हम फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो एरो दे रखे, ये यहाँ से ये और यहाँ से, इसका मतलब हाफ फोल्ड करने के बाद इन दोनों को हम मोड़ रहे हैं। तो चलिए पेपर फोल्डिंग करने का तरीका क्या है कि जिस तरीके से मोड़ा है उसी क्रम के अंदर वापस क्या चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कट लगाया, ये कट लगाया, इसको अगर हम इस तरीके से खोलेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, ये और ये बन जाएगा। और ये दोनों डॉट के निशान, ये जो कट किया है वो कैसे आ जाएंगे आपके पास, सॉरी इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा गलत चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए जिस तरीके से किया उस तरीके से करना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ से फोल्ड किया है, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड किया, तो मैं एक तो ऐसे ओपन करूँगा और एक ऐसे ओपन करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको ओपन करूँगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ये पूरा पूरा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई कट नहीं तो एज इट इज़ रहेगा। अब मैं कैसे ओपन करूँगा, ऐसे ओपन करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं हम। तो इसको ऐसे ओपन करेंगे तो पूरा कैसे हो जाएगा, देखिए ये और ये है, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, और ये कट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का फिगर हमें कौन सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक तो ए नज़र आ रहा है, एक सी नज़र आ रहा है, बी नहीं है, डी नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए के अंदर क्या कट एक ही साइड है, ऊपर वाली साइड कट नहीं है, जबकि इस सी के अंदर वही यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जब छोटा सा कट था, अगर जब हम इसको ओपन करेंगे तो कट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा कट कौन सा है, सी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है, इनका आरोही क्रम दर्शाता है। तो देखिए ये सब आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और प्रश्न। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे छोटा जो शब्द है वो कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, अक्षर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैं अक्षर। अक्षर से बड़ा क्या होता है, बताइए कि अक्षर से बड़ा क्या होगा, यहाँ पे आपके पास शब्द। ठीक है, फिर शब्द से बड़ा क्या होगा यहाँ पे आपके पास, वाक्य। वाक्य से बड़ा क्या होगा, प्रश्न। और पृष्ठ से बड़ा क्या होगा, अध्याय। और अध्याय से बड़ा क्या होगा, आपकी पुस्तक होगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस कहाँ नज़र आ रही है, डी के अंदर नज़र आ रही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे की आकृति का कौन सा भाग वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। तो देखिए शिक्षित को हम सर्कल से बता रहे हैं, रोजगार को भी हम इस सर्कल से बता रहे हैं और जिनका रोजगार पक्का है उनको हम त्रिभुज से बता रहे हैं। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं जो शिक्षित है। तो देखिए शिक्षित को अगर मैं ढूंढता हूँ तो ये सबसे पहले मैं कर लेता हूँ हाईलाइट, ये वाला सर्कल, ठीक है। और रोजगार करने वाले हैं, तो रोजगार करने वाले इस सर्कल को बता रहे हैं, तो यहाँ दोनों को कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये वाला इन दोनों का कॉमन पोर्शन हो गया। तो हमारा आंसर किसके अंदर से है, BDE के अंदर से। अब एक लाइन और दे रखी है, लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। अब देखिए त्रिभुज क्या बता रखा है, जिनका रोजगार पक्का है, हमें क्या करना है, पक्का नहीं करना है। तो इसका मतलब ये वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटा देंगे तो क्या आंसर बचा, BOD। तो देखिए आंसर क्या है, C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के दर्पण का प्रतिबिंब है। अब आपको क्या बनाना है, दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण का प्रतिबिंब का मतलब आपको क्या रखना है, मिरर रखना है। तो जब इसको आप मिरर में रखोगे तो आपकी इमेज किस साइड होगी, तो मिरर के अंदर क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए इसका मुंह राइट साइड में, तो ये मुंह कैसे हो जाएगा, लेफ्ट साइड के अंदर। तो इस तरीके से बना दीजिए आप, और ये इस तरीके से होके और यहाँ पे आ जाएगी। अब बताइए ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये इसके पास है तो यहाँ से भी इतनी सी दूरी के ऊपर आएगा, ये सेम आकृति के अंदर ये। तो ये इसका आंसर बन चुका है। देखिए सेम कहाँ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो A इसका करेक्ट आंसर। ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं है, ये भी उल्टा हो गया, नहीं है, ये है, पर यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, A इसका करेक्ट आंसर है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच फंक्शन की जनरेट्स बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यू एंटर्ड इन MS एक्सेल। तो देखिए ये आपको सारी सारी शॉर्टकट की है, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी मैं पेपर डिज़ाइन करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक या दो इसके अंदर शॉर्टकट की तो ज़रूर डाल दूँ, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद आ जाए और आपको ये सारी सारी करनी है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है, यहाँ पे F11, क्या है, F11 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी शॉर्टकट की आप याद है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस डाउन एरो यूज टू, कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन एरो यूज़ करता हूँ तो उससे क्या होगा, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, जैसे ये पैराग्राफ है, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, क्या इससे सिर्फ एक लाइन ही डाउन जाएगा। मूव द कर्सर वन पेज डाउन, क्या पूरे के पूरे पेज नीचे चले जाएगा। मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, क्या पूरी स्क्रीन से नीचे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे, इन MS वर्ड और टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिसाइज एंड बोल्ड, क्या हम टेक्स्ट को एक बार में इटैलिक और बोल्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है, दोनों कर सकते हैं, फॉल्स। इन MS वर्ड अ टेक्स्ट कैन नॉट हैव फॉन्ट साइज लेस देन 8, MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं होती, क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या है, नेदर वन और नेदर टू। नेक्स्ट देखिए, AN अ फंक्शन चेक्स टू सी इफ टू टेक्स्ट वैल्यूज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल MS एक्सेल। फंक्शन देखने के लिए जांच करता है कि MS एक्सेल 2019 में दो टेक्स्ट मान बिल्कुल समान है या नहीं। तो एग्जैक्ट, फाइंड, कॉन्केटिनेट और कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, या तो इस तरीके से कर दीजिए आप, दो स्ट्रिंग और मैच करा दीजिए। और यह क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके सेल का रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हो। फाइंड के अंदर क्या करते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको फाइंड करनी है तो आप फाइंड फंक्शन का यूज़ करते हो। जिस भी चीज़ को फाइंड करना है वो आप यहाँ लिखोगे, ओके। और किस स्ट्रिंग में से फाइंड करनी है वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड भी होता है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप स्टार्टिंग नंबर भी दे सकते हो कि भाई जैसे देखिए आपको A फाइंड करना है किसमें से, ABC से। ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, फाइंड A CBAD, और यहाँ पे आपने सप्लाई कर लिया B। तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते। A मुझे फाइंड करना चालू करना है, पर स्टार्ट कहाँ से होगा, B से होगा। तो ये आपका ऑप्शनल है। कॉन्केटिनेट के अंदर क्या हो जाएगा, दो स्ट्रिंग है उसको आपको कॉन्केटिनेट करनी है, जुड़ जाएगी, STR1, STR2, लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा, STR1 STR2, ये दोनों क्या हो जाएगी आपकी, जुड़ जाएगी।
कैरेक्टर के अंदर क्या होगा, कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना है तो वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हो, तो वो कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके, वोट फैसिलिटीज़ इन सी प्लस प्लस मेक इट स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस के अंदर ऐसी कौन सी सुविधा है जो इसे मजबूत बनाती है? इजी इम्प्लीमेंटेशन, रीयूजिंग ओल्ड कोड, राइटिंग न्यू कोड। इजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एक क्लास की फॉर्म के अंदर लिखते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे फंक्शंस है उन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, तो इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है इसके अंदर। और इसके हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। रीयूज ओल्ड कोड बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनहेरिटेंस का हम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम जो कोड लिख दिया है उसका हम यूज़ करते हैं। राइटिंग न्यू कोड बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए वो सारे सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सपोर्ट फ्रॉम बेलाडीज एनोमली। देखिए ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, अगर आ भी जाए तो बेलाडीज एनोमली का आपको पता होना चाहिए। मैं बता दूँ क्या होता है। बेलाडी क्या था, एक साइंटिस्ट था। क्या था, बेलाडी एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो देखिए क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा एग्जाम के अंदर। हम क्या करते हैं, जैसे ही सीपीयू को किसी पेज की आवश्यकता होती है तो सीपीयू क्या करता है, उस पेज को कहाँ फाइंड आउट करता है, बताया हम लोग को, मेन मेमोरी के अंदर। और ये पेज क्या होता है वैसे, जो आपका प्रोसेस होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे पार्ट के अंदर डिवाइड करके कहाँ लेके आते हैं, मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं। एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे मैं 2 पेज रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू को पेज मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 पेज की है। पर अगर यहाँ पे मैं और ज़्यादा पेज लेके आता हूँ, 4 पेज, तो सीपीयू को पेज मिलने की पॉसिबिलिटी क्या और ज़्यादा बढ़ गई। अगर यहाँ पे यही मैं और बढ़ा देता हूँ 16 पेज, तो सीपीयू का पेज फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए अगर पेज मिल गया तो क्या कहलाएगा, हिट, और पेज नहीं मिला तो वो क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट। तो अगर जितने ज़्यादा मैं पेज मेन मेमोरी के अंदर लेके आ जाऊँगा तो इसका मतलब क्या, उसकी हिट की परसेंटेज बढ़ रहा है और पेज फॉल्ट होने का परसेंटेज घट रहा है। तो हम क्या चाहते हैं भाई, पेज हिट बढ़े, पर इसका मतलब क्या होगा कि हम ज़्यादा ज़्यादा पेज का लेके आए हमारे मेन मेमोरी के अंदर। यही एक्सपेरिमेंट बेलेडी ने किया। बेलेडी ने क्या किया है कि प्रोसेस को उसने पेजेस के अंदर डिवाइड किया और उसको ज़्यादा ज़्यादा पेजेस को उसने मेन मेमोरी के अंदर लेके आता रहा। पर उसने देखा कि एक समय बाद अगर हम पेज की संख्या भी मेन मेमोरी के अंदर बढ़ा देते हैं, उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, पेज हिट नहीं बढ़ेगा, उससे भी हमारा पेज हिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेजेस मेन मेमोरी के अंदर बढ़ाते हैं तो हमारा पेज हिट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर एक समय ऐसा आएगा, अगर हम मेन मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाते रहेंगे, पर जो हमारा पेज हिट का परसेंटेज है वो उस समय के बाद क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, बेलाडीज एनोमली। क्या कहते हैं, बेलाडीज एनोमली। क्या कहते हैं, बेलाडीज एनोमली। नंबर ऑफ पेजेस ग्राफ पे समझ लीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका, पेज हिट। तो देखिए नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं मेन मेमोरी के अंदर लाता रहूँगा तो हमारा पेज हिट बढ़ता रहेगा, पर एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा पीक आएगा, उसके बाद अगर आप पेज भले ही बढ़ाओगे तो भी आपके जो पेज हिट है वो नहीं बढ़ेगा, वो क्या होता रहेगा, धीरे 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 कम होता रहेगा। तो इससे हम क्या बोलेंगे, बेलाडीज एनोमली। क्या हो जाएगा ये आपका, बेलाडीज एनोमली। एनोमली का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये हर जगह काम नहीं करेगा। तो ये जो पैटर्न था उसने कहाँ ऑब्जर्व किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। कहाँ पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पेरेंट प्रोसेस समाप्त होने पर चाइल्ड प्रोसेस को अस्तित्व में नहीं आने देता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं। यहाँ पे प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, if an operating system does not allow a child process to exist when the parent process has been terminated, this phenomenon is called। ये कह रहा है कि यहाँ पे पेरेंट है और इसके चाइल्ड बनाए। बताइए चाइल्ड कैसे बनाएंगे, C1 C2 कैसे बनाएंगे, फोक से बनाएंगे ना। तो मान लीजिए जब भी पेरेंट प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया गया है और उसके साथ ही क्या हो गया, आपके इसके साथ जो भी चाइल्ड प्रोसेस अटैच है उन सबको भी साथ साथ में क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया है। साथ साथ में इनको भी क्या किया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग टर्मिनेशन। कैस्केडिंग टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि भाई पिताजी तो है ही नहीं, बच्चे कहाँ से, पिताजी तो चले गए, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चों को भी भेजो। तो इसको क्या कहेंगे हम, कैस्केडिंग टर्मिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक दो और टर्म है, यहाँ पे देखिए ज़ॉम्बी टर्मिनेशन। ज़ॉम्बी टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है यहाँ पे
कोई प्रोसेस काम कर रहा होता है और उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस से सेव कहाँ होता है आपके पेज टेबल के अंदर, उसकी एंट्री कहाँ सेव रहती है, पेज टेबल के अंदर, पेज टेबल के अंदर उसकी एंट्री क्या रहती है, सेव रहती है। तो कई बार क्या होता है, प्रोसेस तो उसका काम कंप्लीट हो चुका होता है, पर उसकी एंट्री जो है ना अभी भी पेज टेबल के अंदर सेव रहती है। कहाँ रहती है, पेज टेबल के अंदर। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ज़ॉम्बी टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, ज़ॉम्बी टर्मिनेशन। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे उसको, ज़ॉम्बी टर्मिनेशन। और यहाँ पे एक टर्म और आता है, उसमें हम क्या बोलेंगे, ऑर्फन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ऑर्फेन प्रोसेस। अब बताइए ऑर्फेन प्रोसेस किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ऑर्फेन का मतलब क्या होता है, अनाथ। अनाथ का मतलब वो क्या हो गया, जैसे ये पेरेंट है और पेरेंट के यहाँ पे चाइल्ड है। अब क्या हो गया, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है। अब क्या हो गया, पेरेंट को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, किल कर दिया, पर चाइल्ड अभी भी आपके क्या हो रहे हैं, मेमोरी के अंदर घूम रहे हैं। तो अब इनका कोई बाप तो है नहीं, बिना बाप के बच्चे घूम रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन प्रोसेस। देखिए टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको हम क्या, बस आप एक बार समझ लीजिए तो आपको एग्जाम के अंदर आएगा, आप तुरंत याद कर लोगे। ऑर्फन मतलब जिनका बाप नहीं है। ज़ोंबी का मतलब क्या हो गया भाई, काम वाम सब कर दिया, उसके बाद भी ऐसे भूतों की तरह घूम रहे हैं वहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर, उसकी एंट्री पड़ी हुई है, तो वो क्या हो गया, ज़ोंबी हो गया। ठीक है। कैस्केडिंग टर्मिनेशन का मतलब क्या, बाप चला गया, बेटे यहाँ क्या करें, उनको भी साथ साथ में आप टर्मिनेट करो। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गई। प्रोसेस और थ्रेड के अंदर आपको अंतर पता ही है। भाई प्रोसेस बड़ा पार्ट होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेस के आपके सब पार्ट होते हैं। प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं, जबकि थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, कैस्केडिंग टर्मिनेशन। द प्रॉपर्टी विच एंश्योर वंस अ ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली। देखिए वह संपत्ति जो एक बार लेन देन सुनिश्चित करती है, अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों को सफलतापूर्वक पूरा करता है और डेटाबेस में बने रहते हैं, भले ही बाद में विफलता है। कहने का मतलब क्या है, आपने क्या किया कि भाई आपका खाता है और आपने खाते के अंदर 100 रुपये जमा कराए, और पहले उस खाते के अंदर आपके पास कितने रुपए थे, 1000 रुपये। अब 100 जमा कराया तो आपके खाते के अंदर कितना रुपये होना चाहिए, 1100 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ डाटाबेस के अंदर क्या हो गया, A=1100 रुपये। कल आपने देखा तो भाई, जैसे आज आपने 1100 किए और कल आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया और देखा कि भाई खाते के अंदर तो वापस 1000 रुपये हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, ओके, तो वो क्या रहना चाहिए, रिटेन रहना चाहिए, या क्या बोल सकते हैं हम, सस्टेन रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए समय के अकॉर्डिंग। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी। क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी। भाई आपने कोई प्रोसेस किया है, कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो वो बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 मिनट बाद वो पहले वाला क्या गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आपने खाते में पैसे जोड़े हो, चाहे कम किए हुए, वो एज इट इज़ उसके बाद भी बना रहना चाहिए जब तक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ड्यूरेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडू ऑल स्टेटमेंट अप टू कमिट। इनमें से ऐसा कौन सा है कि कमिट तक सारे के सारे स्टेटमेंट अंडू कर देगा, ट्रांजेक्शन, फ्लैशबैक, रोलबैक और अबॉर्ट। तो देखिए अबॉर्ट के अंदर तो क्या होगा, जो भी आपने किया सारे के सारे हट जाएंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे T1 है और एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे T2 है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, आपने क्या किया, ए को रीड किया और ए की वैल्यू कर दी A+10 कर दी। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, राइट ए कर दिया और क्या कर दिया यहाँ पे, कमिट कर दिया। ठीक है। ओके। और यहाँ पे चलो एक ही ट्रांजेक्शन में बताता हूँ, और फिर से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन T2 के अंदर क्या किया, देखे यहाँ पे आपने क्या किया, रीड ए, और यहाँ पे क्या गया, A=A-10, और यहाँ पे क्या कर दिया, राइट ए कर दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, किसी कारण से यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्ट आ गया, कोई फॉल्ट है गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रोल बैक हो जाएगा। पर ध्यान रखना ट्रांजेक्शन T2 ही रोल बैक होगा, T1 नहीं होगा। क्यों, कि अगर आपका कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है तो ये ट्रांजेक्शन कभी भी रोल बैक नहीं होगा। ये जो वैल्यू है ना इसकी ए की, वो आपकी डेटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव हो गई। मान लीजिए ए की वैल्यू थी पहले 100, तो ए की वैल्यू क्या थी पहले आपकी 100। अब A=A+10 किया तो इसकी वैल्यू क्या सेव हो गई, 110, क्योंकि आपने कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ट्रांजेक्शन T2 के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे राइट ए हो चुका था, इसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो चुकी, वापस 100 हो चुकी थी, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो गया। फेल होने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक होगा। रोल बैक के अंदर मतलब क्या होगा कि पुरानी स्थिति के अंदर वापस डेटाबेस बहाल हो जाएगा। इसका मतलब इससे पहले इसकी वैल्यू 110 थी, तो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे 110 हो जाएगी।
तो आंसर क्या है आपका रोल बैक। इसलिए बोलते हैं ना कुछ भी करो तो आप सेव क्या करो या ठीक है, खैर ट्रांजिशन के अंदर सेव का कुछ नहीं है, वहाँ पे हमें कमिट करना पड़ता है। ऑल और नन रेफर्स टू, अब ऑल और नन का मतलब क्या है, देखिए ऑल और नन का मतलब यह क्या होगा, कोई भी काम या तो 0% होगा ही नहीं, या क्या होगा आपका 100% होगा, बीच की स्थिति नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो ट्रांजेक्शन परसेंट परफॉर्म हुआ ये पूरा 100% हुआ है, जबकि इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये 0% परफॉर्म हुआ है। तो एटोमिसिटी का मतलब क्या हुआ, या तो वो काम हो गया या नहीं होगा, बीच का नहीं हुआ कि आधा हो गया, आधा होना कोई मतलब नहीं है, आंसर आना चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एटोमिसिटी बोलेंगे। ओके, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अच्छे आ सकते हैं मैंने इसको देने की कोशिश की। इन क्वेश्चन को करने से क्या हो जाएगी, आपके जो भी आपने पढ़ा हुआ इन सब का रिवीजन हो जाएगा। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, अब आपको देखिए यहाँ पे त्रिभुज निकालना है, तो त्रिभुज कैलकुलेशन करना मेरे ख्याल से आप सभी को आता है। कैसे करोगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ मैं, एक बार वो समझा देता हूँ, पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये, जब भी इस तरह का आपका फिगर आएगा तो आपको त्रिभुज कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बता रखा है। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 कितने हो गए यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 त्रिभुज हो गए, ठीक है। इस फिगर के अंदर अब एक त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, तो इस त्रिभुज के अंदर अगर इस तरह से कोई फिगर है तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, 1 और 2, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1 + 2 कितने हो गए 3 त्रिभुज हो गए। इस केस के अंदर कैसे काउंट करेंगे, 1 + 2 कितने हो गए आपके पास 3, तो देखिए यहाँ पे 3 बने, यहाँ पे भी 3 बने, यहाँ पे भी 3 बने, और आपके पास क्या बने, यहाँ पे भी 3 बने, कितने हो गए यहाँ पे, एक तो जब 12 होगा ना यहाँ पे, तो 3 × 4 कितने हो गए 12, ये कितने हो गए आपके पास 24। अब देखिए यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो क्या कोई और त्रिभुज बना है, हाँ बना है। यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं बना पर यहाँ बन रहा है, देखिए ये और ये, वापस ये और ये बन रहा है, सेम इधर बनेगा ये और ये, कितने हो गए 4, तो इसके अंदर अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे 28। इसके अलावा देखिए कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, ठीक है आधी रात बजा देते हैं, ये लो आधी रात, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 6 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और इसी प्रकार लेट होती जाती है। ये बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बज रहा होगा। देखिए यहाँ पे 12 बजी थी और 12 से 6 बजे के बीच में पूछा गया है। जब ये 1 बजने वाली थी तब यहाँ पे ये 5 मिनट लेट हुई, कितनी हुई 5 मिनट। जब यहाँ पे 2 बजने वाली थी तो फिर से अगली बार फिर से कितनी लेट हुई 5 मिनट। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पहले 5 मिनट लेट थी तो टोटल 2 बजे तक कितनी लेट हो गई 10 मिनट, 3 बजे तक टोटल कितनी लेट हो गई 15 मिनट। इसी प्रकार हर घंटे कितनी लेट हो रही है, हर घंटे ये 5 मिनट लेट हो रही है। तो 6 घंटे में कितनी लेट हो जाएगी 30 मिनट लेट हो जाएगी भाई। कैसे होगी 6 × 5, तो वैसी बात है। क्या पूछा, यह बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बज रही होगी। जब इसकी घड़ी का काटा 6 पे आया होगा तो घड़ी कितनी बज रही होगी 30 मिनट माइनस कर दीजिए। तो 6 में से 30 मिनट माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 घंटा और 30 मिनट। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। समझ में आया, हर घंटे ये 5-5 मिनट लेट हो रही है। देखिए 5 मिनट, दूसरे घंटे में 10, अंत में 10 मिनट लेट हो रही है। इसका मतलब 5 मिनट पहले घंटे का और 5 मिनट इस घंटे का, तीसरे घंटे के अंदर 15 मिनट लेट हो रही है। इसका मतलब 5 मिनट फर्स्ट घंटे का, 5 मिनट सेकेंड घंटे का और अगले 5 मिनट तीसरे घंटे का, तो टोटल कितनी लेट हुई है 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1964 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ तो मार्च 2012 तक वह कितनी बार जन्मदिन मनाएगा। यहाँ पे क्या बोला, यदि किसी के व्यक्ति का जन्म 1964 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो 1964 से हमें निकालना है 2012 तक आपके कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है। और आपका 1964 है वो भी शायद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से लीप ईयर ही है ना,
ठीक है। 1964 क्या है आपका लीप ईयर, यहाँ देखिए 4 चौक 16, 3 बजे 36, 9 चौक 36 और 1, तो ये भी आपका क्या है लीप ईयर है। तो ये पूछा गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम निकाल लेते हैं 1964 से लेके 1999 तक, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके शताब्दी वर्ष आता है, मतलब 400 ऐसा वाला केस आता है, 800 1200, इन सबको आपको चेक करने की ज़रूरत होती है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी आपकी शताब्दी वर्ष आता है तो आपको ध्यान रखना है ना, 400 हो या चलो 100 हो, 200, 300, उनको आपको अलग करके करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1900 से 1999 के बीच में कितने वर्ष हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 35, और 35 को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि हर एक 4 साल बाद आपका लीप ईयर रिपीट होता है। तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे 8 बार, ठीक है। जो ओड बन गया उसको मैं देखना नहीं है। इसका मतलब 64 से 99 के बीच में कितने लीप ईयर हो गए आगे, 8 लीप ईयर हो गए। इसके बाद 2000 पे आ जाते हैं, तो ये हो गया आपका 2000, ये ईयर है ना, ये भी लीप ईयर है क्या, हाँ है। इसको आप 400 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। प्लस इसके बाद कौन सा आएगा 2004, इसके बाद कौन सा हो जाएगा 2008, और इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके 2012। 8 ये हो गया, एक ये एक ये एक ये एक ये, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 12। तो कितनी बार बनाएगा 12 बार। यहाँ पे देखिए मैंने ओपन करके इसको इसलिए बताया है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप डायरेक्ट ही कर लेते हैं, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जी मैं भी कर सकता था, यहाँ से 2012 से लेके 1964 में से माइनस कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए 4 से, डायरेक्ट 12 आ जाता, हाँ आ जाता। पर अगर यही आपको 1964 न, आपको चलिए यहाँ पे 1964 दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पे आपको 2012 ना करके और यहाँ पे 1999 हो जाता, 1991 हो जाता, तब उस केस के अंदर कैसे करते, ठीक है ना। और यहाँ पे चलिए 1964 ना करके यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि भाई 1864 से लेके, और आपको अब अगली बार बताना है 1912 के अंदर बताना है। तो यहाँ पे जो शताब्दी ईयर है ना वो कौन सा है यहाँ पे 1900 है, और 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। उस केस के अंदर आपको ऐसे ओपन करके करोगे तो यहाँ देखोगे कि भाई 1904 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे ये एक की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है उस समय 0 हो जाता, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको ओपन करके बताया है। जैसे आपने कैलेंडर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखिए, नीचे प्रत्येक प्रश्न में कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। फिर तय कीजिए कौन सा निष्कर्ष एक दो कथनों का तर्कसंगत रूप अनुकरण करता है। चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो, अपने उत्तर दीजिए। बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, मतलब बाहर से जो खुशी मिलती है ना वो कुछ समय के लिए होती है। चिरस्थायी खुशी अपनी भीतर से आती है, मतलब सही मायने में अगर आपको खुश रहना तो आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कथन था। अब निष्कर्ष देखिए, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है, क्या ऐसा कुछ कह रहा है, नहीं। ये बोल रहा है कि भाई खुशी तो बाहर अंदर दोनों की होती है, बाहर की खुशी कुछ समय के लिए होती है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको। पर ये कह रहा है कि क्षणिक खुशी होती है बाहर से आने वाली, पर ये तो बोल रहा है कि बाहर की तो खुशी होती नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती। अब देखिए सिनेमा से खुशी कहाँ से मिलती है, मतलब बाहर से मिल रही है ना, और चिरस्थायी नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है इसका मतलब, और ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। इस केस के अंदर इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही दिया है मैंने। क्या दिया हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कैलेंडर आपकी दुकानें हैं। तो यहाँ देखिए सभी कैलेंडर आपकी क्या है, दुकानें। सभी दुकानें आपके बाजार हैं, तो सभी दुकानें क्या हो गए आपके बाजार। सभी बाजार नदियाँ हैं, तो सभी बाजार क्या हो गई नदियाँ। और सभी नदियाँ क्या हो गई आपके मंदिर, तो सभी नदियाँ क्या हो गई मंदिर। तो कुछ बाजार कैलेंडर है, तो यहाँ देखिए कुछ बाजार कैलेंडर है क्या, हाँ है, ट्रू। कुछ नदियाँ दुकानें हैं, कुछ नदियाँ दुकानें हैं, हाँ है, ट्रू। कुछ मंदिर बाजार है क्या, कुछ मंदिर बाजार है, हाँ है, ट्रू। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। चलिए ए और बी भाई है, तो जैसा बोला वैसे बना दीजिए। ए और बी दोनों क्या है, भाई है। ओके, अब देखिए ई पुत्री एफ की, तो यहाँ पे रिलेशन यार इसको छोड़ दीजिए। एफ पत्नी है बी की, एफ क्या है पत्नी, बी की। ये हो गया आपके पास एफ किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, ठीक है। ई और वापस यहाँ आ जाइए, ई पुत्री है एफ की, तो एफ की पुत्री कौन है यहाँ पे, ई। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया,
ये है ना, हम शायद गड़बड़ हो गए, वापस देखते हैं। यहाँ पे ए और बी भाई है, ए और बी कौन है, दोनों के दोनों यहाँ पे भाई है। और यहाँ पे पत्नी दिया हुआ है, गलत हो गया यहाँ पे, देखिए एफ ई पुत्री है एफ की, बी एफ पत्नी है बी की। तो यहाँ देखिए एफ पत्नी है बी की पत्नी कौन है यहाँ पे एफ, तो ये क्या हो गया, बी की पत्नी हो गई। ई पुत्री है एफ की पुत्री कौन है ई, ठीक है। ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो ई को क्या बोलेगा, बताइए क्या हो जाएगा, इसकी भाणेज हो जाएगी ना, भतीजी हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भतीजी। भाई ये भाई है और इसका भाई है, भाई की पत्नी मतलब भाई की लड़की क्या कहलाएगी, भतीजी कहलाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, आयरन, कॉपर, सिरेमिक और सिल्वर। तो देखिए ए बी और डी तीनों के तीनों क्या आपके मेटल्स, क्या है ये मेटल्स मतलब धातु, ओके। और सिरेमिक क्या है, कॉम्बिनेशन है भाई, एक प्रोडक्ट है जो इन किसी भी दूसरी चीज़ से बना हुआ है। ये क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। पादप वनस्पति विज्ञान मतलब पादप के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पादप के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार मानव के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, परिस्थिति विज्ञान के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, समाज विज्ञान के अंदर, नृ विज्ञान के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं, नृ विज्ञान। मनोविज्ञान के अंदर हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नृ विज्ञान, नर के बारे में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, AZCXFU। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं तो ये क्या आपके उल्टे लिखे हुए हैं, है ना, क्या लिखे हुए, उल्टे लिखे हुए सबके। ए का उल्टा क्या हो गया Z, सी का उल्टा क्या हो गया X, एफ का उल्टा क्या हो गया U। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देख रहे हो तो +1 कर रहे हैं, ए में एक जोड़ा तो सी, यहाँ पे आप देखोगे इसमें +2 कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा GHIJ। तो ये क्या हो जाएगा J, और J का उल्टा क्या हो जाएगा Q। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से करते हो क्वेश्चंस को। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में रखा जाए तो यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, ठीक है। तो देखिए क्रम में हम रखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पहला आएगा, तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपका डी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो बाएं से पहले स्वर, अब सबसे पहले स्वर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ई आएगा ना, आई है, ओ है, यू है, ई है, के बाएं कौन सा होगा, इसके लेफ्ट अक्षर कौन सा है, डी है। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन हैविंग वेरिएबल साइज पार्टीशन सफर्स फ्रॉम। कंटीजियस के मतलब क्या है, निरंतर अगर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं और वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर, तो वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी देखिए, बार बार इस तरह का क्वेश्चन हर एक आप देख रहे होंगे, हर एक मॉक टेस्ट के अंदर आपके आ ही रहा है ना। तो ये मैंने फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी जो मेमोरी एलोकेशन स्कीम होती है, 2 तरह की होती है। एक तो होती है आपकी कंटीजियस, कंटीजियस का मतलब क्या होता है, निरंतर, ठीक है। और दूसरा होता है आपके नॉन कंटीजियस, क्या होता है आपके पास, नॉन कंटीजियस, जो निरंतर नहीं है। कंटीजियस आपके 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के मतलब, एक तो हो गया आपके स्टैटिक पार्टीशन और दूसरा हो गया आपके वेरिएबल, या इसको हम डायनेमिक भी बोलते हैं। स्टैटिक के अंदर भी 2 होते हैं आपके पास, एक होती है आपके अनइक्वल साइज और दूसरी होती है आपकी इक्वल साइज पार्टीशनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अनइक्वल साइज और इक्वल साइज दोनों के अंदर आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होता है, जबकि वेरिएबल साइज के अंदर आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है पर आपके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि भाई वेरिएबल साइज पार्टीशन किससे सफ़र करती है, उसकी क्या प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल, दोनों या कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नॉन कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं पेजिंग कंसेप्ट को, सेगमेंटेशन कंसेप्ट को,
फिर हाँ पेजिंग और सेगमेंटेशन को दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। तो अब ये क्या दिया हुआ है, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिलीट और कमांड ट्रंकेट में क्या फ़र्क है, देखिए यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। ट्रंकेट ऑपरेशन के निष्पादन के बाद खोए डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए कमिट और रोलबैक स्टेटमेंट निष्पादित किए जा सकते हैं, जबकि डिलीट इसकी अनुमति नहीं देता। ये बोल रहा है कि अगर हमने किसी डेटा के अंदर या टेबल के अंदर ट्रंकेट कमांड का यूज़ किया है तो उसके बाद भी हम डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि डिलीट के अंदर नहीं कर सकते हैं। क्या ये सही है क्या, बिल्कुल गलत। क्या डिलीट और ट्रंकेट ऑपरेशन के निष्पादन के बाद खोए डेटा को पुनर्प्राप्ति आसानी से संभव नहीं है, ये भी फॉल्स है। क्यों है अभी आ जाएगा। डिलीट ऑपरेशन के निष्पादन के बाद खोए डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए कमिट और रोलबैक निष्पादित किए जा सकते हैं, जबकि ट्रंकेट के अंदर इसकी अनुमति नहीं देता है। बिल्कुल ट्रू है। अगर आपने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है भाई, कोई टेबल है इसके अंदर डेटा है और यहाँ पे आपने कर दिया सेलेक्ट स्टार और आपने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। आपने सारे के सारे क्या कर दिया, सेलेक्ट स्टार ने आपके डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है ना। डिलीट आपने कमांड लगाया है उस टेबल के अंदर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल या डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी आपकी टेबल का नाम है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सारे की सारी रो क्या हो जाएगी आपकी, डिलीट हो जाएगी यहाँ पे। अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई ये तो एक्सीडेंटली मेरे से डिलीट हो गया, मैं वेयर कमांड लगाना भूल गया। जानते हो ना आप, डिलीट जब भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे आपको वेयर का ध्यान रखना होता है। डिलीट है, अपडेट है, बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ता है इन कमांड्स को। तो यहाँ पे एक्सीडेंटली अगर आपके डिलीट कमांड आपने डिलीट कमांड का यूज़ करके आपके डेटा का आपका डिलीट हो गया और उसको आप पुनः प्राप्त करना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो, तो इसके अंदर आप कमिट और रोलबैक का यूज़ करने की ये अनुमति देता है। कौन देता है, डिलीट। जबकि अगर यहाँ पे अगर आपने पूरी टेबल के ऊपर आपने ट्रंकेट लगा दिया ना, तो कभी भी आप खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, इन एसक्यूएल द फंक्शन एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम एंड काउंट आर कॉल्ड, इनमें से क्या कहलाते हैं वो, एग्रीगेट, एडजंक्ट, स्केलर और सेट। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए मेन कैरेक्टर एक्स इक्वल टू a+5 प्रिंट %c एक्स और ये। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है और यहाँ पे हम क्या करें, एक न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। क्या है, सही है। और यहाँ पे हमने देखिए कैरेक्टर को कैसे कर रखा है, ए और सिंगल कोलन, हाँ सिंगल कोमा के द्वारा, ठीक है, एपोस्ट्रोफी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी कैरेक्टर टाइप हम वेरिएबल लेते हैं तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू सेव होती है, इनकी आज की वैल्यू सेव होती है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं होना चाहिए A to Z, ए की आज की वैल्यू क्या होती है 65, और यहीं पे अगर हम जेड की बात करें तो ये क्या हो जाएगी 90, और स्मॉल ए की बात करें तो 97, और स्मॉल जे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 122। तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, देखिए ये क्या करेगा 65 के अंदर 5 प्लस करेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। अब x की वैल्यू क्या है आपकी 70, और आप प्रिंट क्या करा रहे हो, %c कैरेक्टर प्रिंट करा हुआ है। तो ये क्या करेगा 70 की जगह कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, तो आप बताइए a के अंदर अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपके कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, f मिलेगा, ठीक है। 70 पे कौन सा होता है, f होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, f इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट मेन इंट आई फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 प्लस प्लस आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ हेलो रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट हेलो इज प्रिंटेड 5 टाइम्स, या आपके कंपाइलेशन एरर आएगी हेलो इज प्रिंटेड 2 टाइम्स या हेलो इज प्रिंटेड 3 टाइम्स। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे देखिए एक एरर है, ये यहाँ पे हम यूनरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए प्लस प्लस क्या है, यूनरी ऑपरेटर, यहाँ तो ये लागू होगा या ये लागू होगा, ये बाइनरी ऑपरेटर का हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर है। क्या है यहाँ पे, कंपाइलेशन एरर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर होना चाहिए। यूनरी का मतलब कोई भी एक वेरिएबल है या तो इस तरह से होना चाहिए या क्या होना चाहिए a++,
ठीक है ना भाई। यूनियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आप एक ही वेरिएबल के साथ एक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी, आप क्या कर सकते हो, दो वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो एक ऑपरेटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विच ऑपरेटर फ्रॉम द फॉलोइंग है द लोवेस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे कौन से ऑपरेटर है जिनकी प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट है, असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो आपकी जो ऑपरेटर की जो आपकी एसोसिएटिव टेबल है ना, एसोसिएटिव और प्रेसिडेंस वाली, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको आपको याद करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ, आप इस तरह से याद रखिए। यू आस्क ब्लैक, क्या हो जाएगा, यू आस्क ब्लैक। यहाँ पे यू का मतलब क्या है आपका यूनियरी ऑपरेटर, ए का मतलब क्या है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, एस का मतलब क्या है आपके यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर, सी यहाँ पे सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर ऑपरेटर, यहाँ पे बी का मतलब बिटवाइज ऑपरेटर, एल का मतलब क्या हो जाएगा आपके लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे ए का मतलब क्या आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, और सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कोमा ऑपरेटर। तो यहाँ यही पूछा है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है यहाँ पे घटती है, क्या होती है घटती है। तो सी सबसे कम प्रायोरिटी वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। विच हेडर फाइल इज एसेंशियल फॉर यूजिंग str कंपेयर फंक्शन। तो कौन सी हेडर फाइल के अंदर हम ये str कंपेयर का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग्स डॉट एच, टेक्स्ट डॉट एच, str कंपेयर, ये क्या हो जाएगा स्ट्रिंग डॉट एच। नेक्स्ट देखिए नेचुरल जॉइन के बारे में पूछा गया है, द नेचुरल जॉइन इज इक्वल टू, नेचुरल जॉइन इनमें से किसका कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल जॉइन नेचुरल जॉइन का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी दो टेबल है और यहाँ पे एट्रीब्यूट सप्लाई कर रहा है आपने ए बी सी, और एट्रीब्यूट है ए डी ई, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नेचुरल जॉइन ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्या होगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ओके। और उसके बाद जो भी आप कंडीशन सप्लाई करोगे बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी कंडीशन होगी या तो आप सप्लाई करोगे, ये क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। नेचुरल जॉइन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि आपके दोनों टेबल के अंदर एक जो आपका कॉलम है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना जरूरी है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो इसके आधार पे क्या करेगा, इन दोनों टेबल के अंदर वो क्या परफॉर्म करेगा, नेचुरल जॉइन परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा, वो नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर लेगा। और जब रिजल्ट में निकालेगा आउटपुट के अंदर, जब वो निकालेगा तो वो क्या निकालेगा, यहाँ पे ए निकालेगा आउटपुट के अंदर, और फिर क्या निकालेगा, बी निकालेगा, सी, और इसके साथ ही क्या दे देगा, डी दे देगा और ई दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमन कॉलम निकालेगा, ठीक है। तो नेचुरल जॉइन क्या हो जाएगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस जो प्रोजेक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो हो जाएगा आपका नेचुरल जॉइन, ओके। तो ठीक है ना, आपके क्या हो जाएगा, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस प्रोजेक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका नेचुरल जॉइन। यहाँ पे कंडीशन भी आप रख सकते हो अगर आप और कोई और कंडीशन के ऊपर करना चाहते हो। कई बार हम क्या करते हैं, रीनेमिंग भी कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए की जगह सप्लाई कर दिया आपने, एफ कर दिया, और अब आप नेचुरल जॉइन लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, रीनेमिंग ऑपरेटर का यूज़ कर दोगे इसका, और यहाँ पे क्या करोगे, ये जो f है उसको आप क्या असाइन करोगे, f की जगह आप क्या असाइन कर दोगे, यहाँ पे a असाइन कर दोगे। उस केस के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये रीनेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये से कोडिंग की बात है, जब हम कोड करेंगे उस केस के अंदर हमारी ये काम आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 74 के अंदर, विच सिम्बॉल इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर से कौन सा सिम्बॉल है जो स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करता है, डॉट, स्टार, ये और एम्परसेंड। इसका आंसर क्या है, डॉट। जब भी स्ट्रक्ट आप बनाते हो, जैसे स्ट्रक्ट ए, और यहाँ पे कुछ आप डिफाइन करते हो, इंट स्मॉल ए, और जब मान लीजिए आपने एरे डिफाइन किया है यहाँ पे, है ना, जो भी आपने डिफाइन किया है इस तरीके से 10 इंट, तो अगर आपको किसी भी मेंबर को आपको कॉल करना है तो आप कैसे करोगे, ए डॉट ए, इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, कॉल करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बिंग, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल क्रोम। तो यहाँ आराम से मैच कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, है ना। तो बिंग क्या है आपका ऑन सर्च इंजन है, फ्लिपकार्ट क्या है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसको सोशल नेटवर्क की जगह आप इसको ऐसे कर सकते हो। फ्लिपकार्ट क्या है आपके ऑनलाइन शॉपिंग साइट, फेसबुक क्या है सोशल नेटवर्किंग, क्रोम क्या है आपका वेब ब्राउज़र, और जीमेल क्या है आपका ईमेल। अगर इसको आप देखोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। कौन सा वाला, सेकेंड वाला इसका आपके करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इन बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज, बाइनरी के नंबर के अंदर लेफ्ट मोस्ट बिट को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 1, तो ये क्या हो गई आपकी लेफ्ट बिट। ओके ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं ना, ये हो गई आपकी लेफ्ट बिट और ये क्या हो गई आपकी राइट बिट। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ इस साइड हम खड़े हो जाएंगे और इस तरह से देखेंगे, तो ये होगी लेफ्ट बिट और ये क्या होगी आपकी राइट बिट। तो ये इस बिट को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इस वाली बिट को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये लेफ्ट वाली हो जाएगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये वाली हो जाएगी सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट वाली हो जाएगी आपकी लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपको किसके बारे में पूछा है, लेफ्ट मोस्ट बिट, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, नाउ देखिए क्या पूछा है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे कैसे निकालोगे आप, तो आप क्या करोगे, राइट साइड से चलोगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और तब तक चलते रहोगे जब तक आपका फर्स्ट वन एनकाउंटर नहीं हो जाता, जब तक फर्स्ट वन नहीं आ जाता। तो ये सारे सारे आप क्या रख लोगे, यहाँ तक AGD रख लोगे 0 0 1, और बाकी इसके बाद जो भी पैटर्न है उसको उल्टा कर दोगे। 1 हो जाएगा आपका 0, 0 हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो ये क्या निकल के आ गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पैटर्न कहाँ पे मैच हो रहा है, ये वाला आपका 0 0 1 1 0 1 0 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 77। इसका आंसर क्या हो गया, इसका 77 का ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट देखिए, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 का ग्रे कोड क्या है। तो सबसे पहले 2 का आप क्या निकाल लीजिए, बाइनरी कोड। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, और इसका ग्रे कोड निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट एलिमेंट AGD रख लीजिए 0, और अब इसका क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो 0 और 0 क्या हो जाएगा। अब एक्सोर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते देखिए, 0 0 क्या देगा आपको 0, 0 1 क्या देगा आपको 1, 1 0 क्या देगा आपको 1, और 1 1 क्या देगा आपको 0। ठीक है, तो देखिए 0 0 क्या देगा, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा आपको 0। अब देखिए 0 1 क्या रिटर्न करेगा यहाँ से 1, और 1 0 क्या रिटर्न करेगा यहाँ से आपका 1। तो आंसर क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ये क्या हो गया आपका बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। प्रीवियस जो एग्जाम था उसके मॉक टेस्ट था उसके अंदर मैंने ग्रे से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने भी बता रखा है ना। नेक्स्ट देखिए, तो 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, इसका आपको 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, B0 2 1 0 किससे माइनस करेंगे, F से। F में से 0 गया तो F, F में से 1 गया तो E, F में से 2 गया तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे D, फिर वापस के F में से 0 गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपके पास F, और F में से B गया तो CDEF 4, क्या हो जाएगा 4FDEF, क्या हो जाएगा 4FDEF। नेक्स्ट देखिए, 10 lakhs बाइट इज अप्रोक्सीमेटली, 10 lakhs बाइट है आपके अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 to power 3, या ऐसे बोल दीजिए 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 to power 3, और ये आपका क्या होता है KB, K क्या होता है K। यहाँ 10 to power 6 ये क्या होता है आपके पास मेगा, 10 to power 9 क्या होता है आपके पास गीगा। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो आपको क्या पूछा है 1 मिलियन मतलब 10 lakhs। तो क्या ये 10 lakhs हो गए, देखिए 10 lakhs में कितने जीरो आते हैं, हो गए इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 to power 6 हो गए। इसको क्या बोलूँगा मैं मेगा। ये
अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। भाई मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है एक ही बार के अंदर, क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर, सिम्युलेटर, कंपाइलर और कमांडर। क्या कहलाता है? आपका कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? वन बाय वन करता है। क्या करता है? वन लाइन बाय लाइन। क्या करता है? वन बाय वन नहीं, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जितने भी आपके आईडी है वहाँ पे आपके क्या होता है, सारे जो भी कोड लिखते हो वन बाय वन आईडी वो साथ साथ में बताता भी रहता है कि भाई कहाँ आप गलती कर रहे हो। सिम्युलेटर क्या होता है, देखिए इसके बारे में आपको जानना चाहिए। सिम्युलेटर क्या होता है, जैसे कभी कोई प्रोटोटाइप बनता है, कोई भी मशीन बनती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कार डिज़ाइन हुई है, तो अब उस पूरी कार को चेक करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो ऑटोमेटिक सारे काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्युलेटर बोलते हैं। वही उस कार के अंदर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर लेंगे और वो क्या करेगा उस कार के अंदर, जैसे एक्सीलेटर देगा, ब्रेक लगाएगा, उसके अंदर गियर चेंज करेगा, ऑटोमेटिक सारी सारी चीज़ें उस कार के अंदर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्युलेटर। एक तरीके से डमी रख देना या ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना जो उस कार के अंदर क्या क्या फंक्शन उस पूरी की पूरी जांच करके डिटेल एनालिसिस देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसका सिम्युलेटर बोलते हैं। ठीक है, नाउ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स है आपके? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन। किसके एग्जाम्पल है आपके? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, है ना। फुल फॉर्म ऑफ सीमोस, कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और एक ये प्रोसेसर है ना, ध्यान रखना, सेमी प्रोसेसर और कंडक्टर, और ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम सीमोस बैटरी का यूज़ करते हैं ना टाइम के लिए। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ सीपीयू रजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए सीपीयू रजिस्टर का यूज़ कहाँ पे और किस लिए आता है, यहाँ पे देखिए, परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड कंपैरिजन। क्या ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन और कंपैरिजन करता है? रजिस्टर करता है क्या? रजिस्टर नहीं करता है, वो एएलयू का काम है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। रिसीव इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड इश्यू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने का काम कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, the data being used immediately by the CPU and quickly accept, store and transfer instruction would be able to do। जो भी डेटा आपका आया है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, स्टोर कर लेगा और ट्रांसफ़र कर लेगा जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी। तो ये कौन करता है? आपका रजिस्टर। क्या है इसका आंसर? ये सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टच स्क्रीन और टाइप ऑफ डिवाइस। टच स्क्रीन किस तरह की डिवाइस है? प्रोसेसिंग, ओनली इनपुट, ओनली आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। तो ये क्या है? दोनों तरह की डिवाइस है टच स्क्रीन आपकी। फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्राफिक्स, जॉइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट ग्राफिक, जॉइंटर प्रोजेक्ट एक्सपर्ट ग्राफिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक फुल फॉर्म देखने को जरूर मिलेगी। हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म रेंज D11 से D15 तक कितने सेल्स बन जाएंगे? तो देखिए इसको हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जाएगा आपका A B C D E और F। ठीक है, हमारे काम के सेल ये है तो इसको ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके नंबरिंग 11 से 12। ठीक है, तो जैसे 1 2 इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हो जाएगी आपकी 15। ठीक है, और ये हो जाएगा डी सेल, ई सेल और एफ सेल। बस, तो आपने कहाँ से कहाँ तक बताया है? D11 से D15। तो ये हो गया आपका D11। ठीक है, से क्या हो गया आपका F15। ये हो गया आपका F15। तो ये सेल रेंज हो रही कहाँ से कहाँ तक काउंट हो रही है? ये पूरी काउंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कितनी? 1 2 3, यहाँ कितनी? 1 2 3 4 5 इंटू 5 क्या हो गया? 15। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। वापस ये फुल फॉर्म इसकी आ गई शॉर्टकट की, Ctrl+H। H का मतलब क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस।
ठीक है। कंट्रोल प्लस ई इसका मतलब क्या है, सेंटर अलाइन। कंट्रोल शिफ्ट एफ मतलब चेंज द फॉन्ट। तो यहाँ पे जो आपका 88 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 88 का मैच क्या हो रहा है यहाँ पे, सी बी ए, क्या हो रहा है यहाँ पे, सी बी और ए। नेक्स्ट देखिए, बिफोर एंड आफ्टर एवरी वर्ड और टेक्स्ट इन द सेल फंक्शन यू यूज टू रिमूव स्पेस। आपने क्या कर रखा है, आपको स्पेस रिमूव करना। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है, ये सेल है, और यहाँ पे आपने टाइप किया स्पेस और क्या किया, राजेश, वापस स्पेस। तो आप क्या करोगे, ट्रिम का यूज़ करोगे, ट्रिम, और यहाँ पे सेल का एड्रेस सप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए सेल का एड्रेस है A1, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, हटा देगा स्पेस को, क्या हो जाएगा, ट्रिम। अपर क्या करेगा, इसको अपर में कन्वर्ट करेगा, लोअर क्या करेगा, लोअर में करेगा राइट। राइट किस लिए, आपको अगर राइट साइड से आपको फंक्शन के अंदर डेटा किसी आपको वर्ड निकालना है राइट साइड से, तो आप इस राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे लेफ्ट है, मिड है, और क्या है आपका राइट फंक्शन। 3 तरह के फंक्शन आपके डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टकट की टू सेट डेट फॉर्मेट इन MS एक्सेल। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की है, हर एक का आपको पता होना चाहिए अर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैश। शॉर्टकट की फॉर मैक्रोज इन एक्सेल, मैक्रोज के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हो, क्या हो जाएगी, अल्टर प्लस F8। वॉट कैन बी द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम जून इन MS पावरपॉइंट, कितना हो जाएगा, 400%। इन विच कस्टम एनिमेशन इज मास्टर स्लाइड, डिजाइन टेबल, एंट्रांस और ट्रांजिशन। तो देखिए कस्टम एनिमेशन इनमें से किसके अंदर होगा, होगा आपके ट्रांजिशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग अ हैंड आउट। तो यहाँ पे देखिए हैंड आउट के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे देखिए आप याद कर लीजिए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और यहाँ पे 3 के कॉरस्पॉन्डेंट 6 होगा और 9 होगा, ये होते हैं। तो यहाँ पे 5 नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। मैं आंसर की के अंदर चेंज कर दूंगा, वहाँ पे गलती 6 लिखा हुआ है, 5 इसका आंसर है। डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड क्या होता है आपका, ब्लैक होता है। फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर मेड फॉर इंडियन यूजर्स, कौन सा होगा आपका, एपिक। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके DI के। तो DI के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए, वोट इज एवरेज इनकम ऑफ 5% पर मंथ। इन पांचों की एवरेज इनकम क्या है हर महीने। तो यहाँ पे देखिए इनकम दिया हुआ ये क्या बता रहा है आपका, इनकम बता रहा है। तो इसको आप एवरेज कैसे निकालोगे, 5.00 इनकम ले लेंगे, 7.25, 5.50 और क्या हो जाएगा 8.75 और क्या हो जाएगा 4.25। ठीक है, ये क्या होगा इनकी आपकी इनकम। इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 30.75। अब ये क्या होगी टोटल। और एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 30.75 बटा क्या करोगे 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 6.15। ये किसके अंदर है आपके 1000। तो 6.15 को आप 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 6150। ये हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द इनकम रेंज ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति है उनकी इनकम रेंज क्या है। तो इनकम रेंज का मतलब क्या होगा, एक तो लोवेस्ट सेलेक्ट होगी और एक क्या होगी आपकी हाईएस्ट सेलेक्ट होगी, है ना। तो 5, 7.25, 5, 8.7, इनमें सबसे लोवेस्ट कौन सी है, यहाँ पे देखिए 4.25 ये वाली। और सबसे हाईएस्ट क्या है 8.75, क्या हो जाएगी 8.75। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वोट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 5% पर मंथ। अब यहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर की बात की तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ये और ये 3.50 प्लस 5.00 प्लस 3.00 प्लस 6.25 प्लस 3.50। इसको आप ऐड कर दो। यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 21.25। और इसको क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4.25। क्या हो जाएगा 4.25।
इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। क्या आंसर है? नन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके प्रिंट नहीं हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब भी ये मैं एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ तो प्रिंट नहीं कर रहा है। अगली बार मैं इसकी जगह क्या डाल दूँगा, क्वेश्चन के अंदर इमेज डाल दूँगा तो आपको शो हो जाएगी। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउज़र? आपको न्यू ब्राउज़र विंडो के अंदर लिंक ओपन करना है। तो href URL न्यू ये गलत है, href इक्वल टू URL टारगेट न्यू ये करोगे तो आपके सेम विंडो के अंदर खुल जाएगा। किसके अंदर? सेम विंडो के अंदर। और यहाँ पे अगर अंडरस्कोर ब्लैंक है तो ये किस में खुलेगा? आपका न्यू विंडो के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट कर सकते हो। और जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है उस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका आईए के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई टिप्स चाहिए, कोई ट्रिक्स चाहिए, या अगर आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि सर हम कैसे अब क्या प्लान करें, हमारे पास टाइम कम रह गया है, तो आप मुझे क्या करोगे? कमेंट जरूर करोगे। कमेंट करोगे तो उससे मुझे पता रहेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत है। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर। तब तक थैंक यू।